हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज हम 2 जुलाई का करने वाले हैं। तो फर्स्ट है री इमेजिंग सॉवरेन एआई फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। तो ये आपका एडिटोरियल है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ओवरव्यू देखते हैं। द एडिटोरियल जो है वो हमको लेके आया है एक ग्लोबल शिफ्ट के बारे में, हमको बता रहा है जो हमको देखने को मिलेगा टुवर्ड्स सॉवरेन इंडिया, सॉवरेन एआई, ओके, जो ट्रिगर्ड हो रहा है यूएस रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू एडवांस एआई मॉडल एंड इंक्रीजिंग टेक्नो नेशनलिज्म। ठीक है, तो अगर हम लोग कंट्रीज़ के बारे में बात करें, जैसे जिन कंट्री स्ट्रेटेजिक एक ऑटोनॉमी लेके आए हैं अपने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में, इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन विद डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग। क्योंकि हम लोग का खुद का एआई है नहीं, तो हम लोग ग्लोबल इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे इसके वजह से, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। डीप सीक हो गए हो, जेमिनाई, चैट जीपीटी, सारे बाहर के कंट्रीज़ का अपना अपना एआई है, इट्स नॉट इंडियन एआई। तो इसके वजह से ये जो हमारा डोमेस्टिक कैपेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पे ग्लोबल इंटीग्रेशन, इन तीनों में ही प्रॉब्लम आ रही है। क्या बोलेंगे हम इसको? इम्बैलेंस आ रही है। अगर हम लोग द राइज ऑफ सॉवरेन इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, एआई एज नेशनल पावर, तो आप देखो एआई एज जियोपॉलिटिकल लेवरेज में आपको देखने को मिलेगा नेशनल एडवांटेज ओवर इनोवेशन का लिखा हुआ है। यूएस ने जो रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस दिया है, ये लिमिटिंग फ्रंटियर एआई मॉडल एक्सेस टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, इसके वजह से हम लोग का प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे यूरोप का जो इंडिजिनस इकोसिस्टम है, ठीक है, वो उससे भी थोड़ा हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो अगर इंडिया का एआई डायलेमा के बारे में अगर बात करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया जो है उनका फ्रंटियर एआई मॉडल नहीं है, लार्ज स्केल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ये सब चाहिए फॉर ट्रेनिंग कटिंग एज सिस्टम्स के लिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। फिर इंडिया का जो इंडियन फर्म्स है, इट डिपेंड्स हेविली ऑन ग्लोबल एआई मॉडल, जो बाहर के एआई है उनके ऊपर ही डिपेंड करता है फॉर प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड इनोवेशन डिफ्यूजन। ओके, तो इसीलिए एआई का अपना लोकल कुछ भी नहीं है। एक्सेसिव टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस जो है एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी एंड पॉलिसी रिस्क में आ जाता है, क्योंकि देखो एआई के हेल्प से अगर उनका हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देखें, नेगेटिव यूजेस देखें, तो हमको देखने को मिलेगा कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ले सकता है। तो इंडिया का कुछ भी सीक्रेट कुछ अगर चल रहा है, तो एआई में अगर वो लोग उस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो दे कैन ईजिली गेट एक्सेस। इंडिया जो है उनको अवॉइड करना पड़ेगा फॉल्स चॉइस, ठीक है, बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म एंड परस्यू बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा नहीं होना है कि पहले या तो ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म, ये दोनों में ऐसा नहीं होगा, एक एक करके दोनों जाएंगे। तो इस तरीके से हमको करना है, दोनों करना है। अभी अगर हम लोग बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक एआई लिंकेजेस के बारे में बात करें, तो इंडिया जो है ओनली 0.6% जो जीडीपी है वो आरएनडी में खर्च करता है। यू ऑल नो दैट, राइट? 0.6, वेरी लेस। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो आरएनडी है वो लिमिटेड है, ठीक है। ओपन एआई का जो प्रोजेक्ट है कंप्यूट एक्सपेंडिचर का, अलोन एक्सीड्स इंडियाज एनुअल प्राइवेट आरएनडी स्पेंडिंग सेवरल टाइम्स ओवर, उनका इतना ज़्यादा बजट है। तो इंडिया शुड डीपन बैकवर्ड लिंकेजेस टू ग्लोबल एआई इकोसिस्टम while strengthening forward linkages through products and services. Okay, a whole of government approach होना चाहिए involving commerce, external affairs, telecom, defense, energy ministries, ये सब हमको चाहिए। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के बारे में अगर काम करें, जैसे चिप्स हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनको लॉन्ग टर्म स्टेट सपोर्ट की ज़रूरत है, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा किसी भी स्टेट में। अभी देखो रोल ऑफ द स्टेट अगर बात करें, तो गवर्नमेंट जो है शुड अंडरराइट जियोपॉलिटिकल रिस्क दैट प्राइवेट फर्म्स कैन नॉट बेयर इंडिविजुअली। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज कैन रिड्यूस एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। अगर हाइब्रिड एन्युइटी स्टाइल फाइनेंसिंग के बारे में बात करें, जो हमको सपोर्ट करेगा एक्सटेंसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में,
और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इट कैन क्रिएट फुटहोल्ड्स बट कैन नॉट बाई इट सेल्फ क्रिएट कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखो, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी फर्म है इट मस्ट मूव बियॉन्ड आउटसोर्सिंग टूवर्ड्स ग्लोबल कम्पिटिटिव एआई प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम लोग अमेरिका का जो एआई है या जापान का जो एआई है या चाइना का है उन्हीं से ही हम लोग काम चलाए, है ना। वी शुड क्रिएट आवर ओन एआई। चाइना तो कर रहा है, चाइना के पास तो खुद का ही सब कुछ है, राइट। तो अगर चाइना कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं। माई पॉइंट इज़ दैट एंड आई होप एवरी वन विल एग्री। सो अगर चाइना कर पा रहा है तो हम लोग भी करना पड़ेगा, हम लोग का भी खुद का होना है। तो इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है इट रिमेन्स लार्ज, येट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी लीडरशिप रिमेन्स लिमिटेड। तो लीडरशिप नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ग्रेटर इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ग्लोबल एम्बिशन आर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री नीड्स यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक वॉइस फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल डेप्थ एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, इन सब की ज़रूरत है। सो अगर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आए तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड की तरफ बात करें तो इंडिया का इजराइल हैबिट, इंडियाज इजराइल हैबिट मीट्स वेस्ट एशियन रियलिटीज़। तो ये है आपका एडिटोरियल जो आपको पढ़ना है। ओवरव्यू देखें तो एडिटोरियल जो है वो बात कर रहा है इजराइल ईरान का कन्फ्रंटेशन के बारे में एंड इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर in the West Asia, okay, in the West Asia. It argues that while India's ties with Israel, India क्या है, इसराइल के साथ टाई अप है, it has deepened considerably. New Delhi must avoid strategic overdependence and pursue balanced regional approach that reflects changing realities. तो इसराइल के साथ उन लोग का काफ़ी ज़्यादा टाई अप हो चुका है इंडिया का, जो प्रॉब्लम देगा हम लोग का न्यू दिल्ली में। तो देखो बेनिफिट्स और लिमिट्स क्या क्या हो रहा है इंडियन इजराइल का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर, पार्टनरशिप में। इंडिया का जो गेन है वो कहाँ से मिल रहा है, इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन एंड काउंटर इंसर्जी एक्सपर्टीज़ में हम लोग का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इसराइल इन सब में बहुत स्ट्रांग है। बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कॉशियस एंगेजमेंट हमको मिलेगा टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इनोवेशन। हाउएवर फॉरेन पॉलिसी जो होगा driven by habit rather than strategic assessment can become counterproductive. The key question यहाँ पे आएगा is not merely what Israel offers to India, but what excessive alignment may foreclose in the future. मतलब इसराइल हमको बहुत कुछ दे रहा है नो डाउट, बट फ्यूचर में इसका अलाइनमेंट कैसा होगा वो भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ जो वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, तो देखो द कॉन्फिगरेशन ऑफ पावर इन वेस्ट एशिया चैलेंजिंग देखने को मिलता है। द स्टेटस क्वो जैसे फेलियर हो चुका है ऑफ इरानियन आइसोलेशन, फिर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी लीवर्स उसके बारे में बात किया गया है। शिफ्टिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस में यूएस इसराइल का स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस, क्योंकि अभी यूएस और इसराइल में के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और फिर द फ्लूइड रिकन्फिगरेशन ऑफ पावर यहाँ पे आएगा। अभी हम लोग वाई ईरान कैनॉट बी इग्नोर्ड इसके ऊपर अगर बात करें तो देखो ईरान, इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी है और ट्रेड रूट्स है, रिमेन डीपली लिंक टू गल्फ ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट, हॉर्मुज। सो ईरान रिटेन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थ्रू पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल नेटवर्क अक्रॉस इराक, सीरिया, लेबनान और येमेन। तो इनके बीच काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तेहरान का जो स्ट्रेटेजिक रेवेलेंस है इट इज़ रेनफोर्स्ड बाय द प्रोजेक्ट सच एज INSTC एंड कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। एक्सेसिव प्रॉक्सिमिटी टू इसराइल कौन कौन है, इट विल रिस्क पुशिंग ईरान फर्दर टूवर्ड्स चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस। तो अगर हम लोग इसराइल के साथ ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे, ईरान हमारे हाथ से छूट जाएगा और वो चला जाएगा चाइना एंड पाकिस्तान के फ्रेंडशिप जोन में। तब क्या हो जाएगा पता ही है, ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान का अपना एक अलायंस है, तो वहाँ पे ईरान घुस जाएगा, तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया का जो कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है इट सीक्स रीअश्योरेंस विदाउट अबेंडनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी आप देखो नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बैलेंस, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे इंडिया में क्या लिखा गया है, यहाँ पे विदाउट अबेंडनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अभी
इंडिया जो है वो एन्जॉय कर रहा है स्ट्रॉन्ग टाइज साइमल्टेनियसली विद इजराइल, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई, सबके साथ हमारी बढ़िया डिप्लोमेसी चल रही है। मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन गल्फ कंट्रीज एंड देयर रेमिटेंसेस मेक रीजनल स्टेबिलिटी अ कोर नेशनल इंटरेस्ट, इसलिए हम लोग सबके साथ रिलेशन बना के रखे हैं। न्यू दिल्ली का जो फॉरेन पॉलिसी है इट मस्ट बियॉन्ड बाइनरी चॉइसेस बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो इजराइल या तो ईरान, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बढ़कर होना पड़ेगा। इंडिया शुड शिफ्ट फ्रॉम अलाइनमेंट ड्रिवन डिप्लोमेसी टू आर्किटेक्चर शेपिंग डिप्लोमेसी, तो इनमें चेंजेस आना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया का इमर्जिंग रोल इन अ मल्टीपोलर ऑर्डर के बारे में बात करें तो देखो, इंडिया का जो साइज़ है, जो मार्केट है एंड जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, इट विल मेक इट एन इंडिस्पेंसिबल रीजनल स्टेक होल्डर। ओके, यूरोप एंड वेस्ट एशिया जो है विल इंक्रीजिंगली इवेलुएट इंडिया थ्रू लेंस ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो इंडिया का जो एस्पिरेशन है टू लीड द ग्लोबल साउथ रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन रेटोरिक एंड डिप्लोमेटिक कंडक्ट, दोनों होना चाहिए, दोनों में कंसिस्टेंसी चाहिए। The objective should be strategic flexibility, issue-based partnership and clearly defined national interest. Okay? तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेंस में ये क्वेश्चन आएगा आपका 15 मार्क्स का आ सकता है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। PYQ में हमको UPSC जो GS2 का पेपर था 2018 में 15 मार्क्स का ये मिला था, तो ये हैव टू प्रैक्टिस। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन मिला होगा अगर आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस कर रहे हो, और ये है कुछ छोटे क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।